वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। मौसम क्या होता है, तुम भी सुन लो शिवम। मौसम क्या होता है, जलवायु किसको कहते हैं, मतलब कि क्लाइमेट किसको कहते हैं। मौसम वेदर को कहते हैं और क्लाइमेट को क्या कहते हैं, जलवायु हिंदी में। एडेप्टेशन मतलब कि अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेना। हमें गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं, फैन चला रहे हैं। लेकिन अभी रेगिस्तान में, मान लो राजस्थान का रेगिस्तान हो और वहां अभी 48 डिग्री टेम्परेचर हो, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो वहां पे रहने वाले जानवर क्या करेंगे, वह उनका शरीर ही ऐसा होगा कि वो किसी ना किसी तरह गर्मी से बच जाए। ऊंट महीनों तक बिना पानी के जी सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ पे अगर किसी भी पेड़ पौधे को हर दिन पानी ना दो, इतनी गर्मी में धूप में गमले को रख दो, सूख जाएगा कि नहीं, प्लांट सूख जाएगा, सूख जाएगा ना कुछ दिनों में। और वहां पर तो कभी पानी ही नहीं देते, मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कैक्टस का प्लांट कैसे जी जाता है। तो अपने आप को ढाला है ना उसने अपने आसपास के एनवायरमेंट या वातावरण से। तो मेरे कहने का मतलब है, ये पूरा चैप्टर वेदर और क्लाइमेट मैंने बच्चों को समझा दिया था। आपको वीडियो मिल जाएगी, दो तीन वीडियो है, अब मैं भेज दूँ। आज हम आगे खत्म करेंगे। कल बेटा याद है ना, 2 जानवरों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी नहीं आए थे ना, वीडियो देखिए अपने घर पे, देखिएगा, मैंने अपलोड कर दी है सारी। पोलर बियर और पेंगुइन। पोलर बियर के अंदर क्या होता है, देखिए, पोलर बियर जो होता है वो आर्कटिक इलाके में रहता है, सॉरी मतलब कि ध्रुवीय इलाके में रहता है, वो भी वीडियो में मैंने बता रखा है। ध्रुवीय इलाका जो धरती के सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल में और सबसे नीचे साउथ पोल में होता है। फीचर्स बेटा, मतलब खासियत, ठीक है। तो उतनी सर्दी में मतलब आप समझ लो कि वहां नॉर्मल टेम्परेचर धूप खिली हुई भी हो तो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं ये पानी का बोतल का पानी है ना, इस अपने थर्मस की मग ढक्कन में रख दूं, ठीक है, और उसको ऐसे लेके फेंक दूं, तो पता है क्या होगा, निकाल के जैसे फेंक दिया तो बर्फ बन के जमीन पे गिर जाएगा। इतना कम टेम्परेचर, समझ रहे हैं, बहुत कम है। वहां हम और आप तो जाते ही मर जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा जैकेट वैकेट पहने हो ऐसा तो बच जाएंगे, लेकिन भालू तो जैकेट नहीं पहनता। ध्रुवीय भालू जो होता है पोलर बियर, तो उसका शरीर में एक तो फर होता है, बड़े बड़े 2 फर की लेयर, उसके नीचे मोटी मोटी चर्बी की लेयर होती है, परतें होती है, जो उसको सर्दी से बचाती है। मैंने कल पढ़ाया था। और जो उसके पंजे होते हैं ना, हम और आप बर्फ पे चलेंगे, भुरभुरी बर्फ पे, तो सीधे पांव धंस जाएंगे हमारे। उनका है ना, जो ये पंजा होता है फैला हुआ होता है, जो कि बर्फ पे धंसता नहीं। उनका व्हाइट कलर होता है, जिससे कि वो अपने शिकारी से बच के छुप के रहते हैं और जाके शिकार कर लेते बिना देखे। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज उसको भगवान ने शरीर में कुछ खासियत दी है, जिससे कि वो उतनी ठंडी जगह में भी जी पाता है। मैं और अब आगे चलूंगा। बहुत अच्छा स्विमर होता है, और वो है ना 60 70 80 किलोमीटर तक तैरता जाएगा, उसने कोई टेंशन नहीं है। उस ऐसे है ना, मुड्ढा पड़ जाए ना, मतलब कि पेट ऊपर और ऐसे गोटे करके, तो ऐसे क्या कहते हैं, नाव की तरह फ्लॉट करता रहेगा, फ्लॉट करने लगेगा। बहुत आराम करने के लिए ऐसा करते हैं। और क्या, जब पानी में तैरता है तो बीच बीच में आइसबर्ग मिलता है, मतलब कि पानी में तैरता है वो बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा, ठीक है ना, वो जा करके उस पे लेट करके थोड़ा आराम भी कर लेता है, फिर तैरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन देखो, मोस्टली वो जमीन पे ही रहता है, जरूरत पड़ता है तभी वो तैरने के लिए जाता है। एक जगह से टापू से दूसरे टापू पे जाना हो, आइलैंड पे जाना हो, ठीक है, या मान लो जहां है वहां फिश कम है, मछली नहीं है, तो दूसरे इलाके में जाएगा शिकार करने के लिए। समझ रहे हो तक, ठीक है। अब देखो, मैंने कल पेंगुइन बता दिया था। अब क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन को बेटा हिंदी में प्रवास कहते हैं। अब खुद सोचिए, मैं भी बिहार से हूँ, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। आप लोग बेटा राजस्थान से हो, आप लोग मध्य प्रदेश से, कोई लोग यहीं के हैं, कोई लोग बाहर से आते हैं, है ना। तो होता क्या है,
जब कोई आदमी फूड, शेल्टर, इन सब चीजों के लिए, मतलब खाने और घर के लिए, रोटी कपड़ा मकान जो कह सकते हो, उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जाता आता रहता है, तो उसी को माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। अब खुद सोचो, साइबेरिया जो रूस का इलाका है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में वहां टेम्परेचर हो जाता है भाई -90 डिग्री सेल्सियस। सुनने में तो कुछ नहीं लगता है ना, यहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में हो जाती है तो हम लोग की हालत खराब। मम्मी एक बार कह दे कि गिलास से पानी लेना, रजाई में से जो पाँव निकाल के कोई दिखा दे। सोचने वाली बात है ना, कितनी सर्दी। और -90 डिग्री मतलब बर्फ 0 डिग्री पे बन जाता है, और -90 डिग्री सेल्सियस में कुछ जी ही नहीं सकता। जो भालू होते हैं ना, भालू, ध्रुवीय भालू, वो भी क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए 3 या 4 महीनों के लिए अपनी गुफाओं में शीत निद्रा में चले जाते हैं। मतलब पूरा खा लेंगे जो भी खाना है, और वो अपने शरीर को इतना है ना, सांस की दर को, ब्रीदिंग रेट को कम कर देंगे, दिल की धड़कन को एकदम स्लो कर देंगे, एकदम धीरे धीरे कर लेंगे, सब चीजों को स्लो कर लेंगे। यसिका मम्मा ये बेटा, ठीक है, हर चीज को स्लो कर लेंगे ताकि अडॉप्ट कर सके, अपने पर्यावरण इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर सके। अब मान लो उतनी सर्दी में उसको कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, और ना ही वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि गुफा से या केव से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सर्दी में भी उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो शीत निद्रा में चला जाता है। तो उतने टेम्परेचर में जीने के लिए अब मान लो क्या करेंगे, मान लो भालू तो कहीं नहीं जा सकता, भालू तो वहीं रहेगा, लेकिन जो बर्ड्स होती है, जो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है, वो क्या करेगी, वहां से उड़ करके, उतने जब सर्दी पड़ने लगती है तो उड़ करके और नीचे आ जाती है, गर्म इलाकों में आ जाती है। अभी आप दिल्ली जू गए हैं आप लोग, दिल्ली की जो जू है देखा होगा, चिड़ियाघर जो दिल्ली का है, वहां पर है ना, आपने देखा होगा ना कि पानी सा तालाब सा है, और बड़े बड़े चोंच वाले है ना फ्लेमिंगो होते हैं, साइबेरियन क्रेन कहा जाता है उनको। पता है कहाँ से आते हैं, गर्मी सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से उड़ के आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में गर्मी रहती है, और वहां पर साइबेरिया में रहेंगे तो मर ही जाएंगे इतनी सर्दी में, क्योंकि वहां पे -70 -60 इतनी डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को माइग्रेशन कहते हैं। और अगर साइंटिफिक टर्म में कहें तो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स or other animals is an adaptation to escape the harsh and cold condition of their normal habitat in winter so as it survive। सर्दियों के मौसम में अपने आप को किसी तरह जिंदा बचाए रखने के लिए पक्षियां क्या करती हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, वहां से माइग्रेट कर देती है, मतलब वहां से निकल के यहाँ आ जाती है, जहां गर्म वाले इलाके हैं वहां पे चली जाएगी उड़ करके। और जैसे ही फिर गर्मियां बढ़ने लगेंगी तो फिर यहाँ से फिर वो अपने जहां रहती थी वहां चली जाएगी, फिर सर्दियां बढ़ेंगी तो फिर लौट के आ जाएगी। पंजाब में जब गेहूं की फसल कटने वाली होती है तो क्या होता है, बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ से मजदूर भाई सब है, वो क्या करते जाते हैं काम की तलाश में, और जैसे फसल उसल कट जाती है तो फिर लौट के अपने गांव आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, तो इसी को कहते हैं माइग्रेशन। द बर्ड्स which migrate from very cold region to warmest region in winter and go back after the winter is over are called migratory birds। ऐसी पक्षियां या बर्ड्स जो सर्दियों में वहां से कोल्ड रीजन से आ जाती हैं, वहां से आ जाती हैं गर्म क्षेत्रों में, वार्म रीजन में, गर्म प्रदेशों में, और जैसे ही फिर दोबारा गर्मियों का मौसम होता है तो लौट के कहाँ चली जाती हैं, लौट के वहीं चली जाती हैं अपने जहां से आई थी। तो ऐसे बर्ड्स जो मौसम के हिसाब से, है ना, विंटर और समर के हिसाब से आती और जाती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं या प्रवासी पक्षी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया इज, और इंडिया सबसे अच्छा पसंदीदा जगह है दुनिया में, दूर दूर के जगहों से पक्षियां या बर्ड्स यहाँ पर शरण लेने आती हैं सर्दियों से बचने के लिए। देखो, इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन
of many the migratory birds coming from the very cold region to the earth. One of the most common migratory bird which come to India very year of few months is a Siberian crane. मैंने बताया था ना साइबेरियन क्रेन. साइबेरिया रूस का वो हिस्सा है, वो इलाका है जो बिल्कुल आर्कटिक इलाके में ऊपरी हिस्से में पृथ्वी के है, जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है. ठीक है ना. The normal habitat of Siberian crane is Siberia. When winter set to Siberia and it get extremely cold, the Siberian crane number of thousands of kilometers and come to warmer place in India such as Bharatpur in Rajasthan, है ना, Sultanpur in Uttar Pradesh, Haryana, sorry, some wetland of northeast and some other part of India. ठीक है. ये है वो बर्ड, देख रहे हो ना, लंबी चोंच वाली साइबेरियन क्रेन. देखिए आप लोगों को, आपके पास तो बुक ही है बेटा. ये पूरे चैप्टर का पीडीएफ में ग्रुप पे भेज रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़. तो साइबेरियन क्रेन है साइबेरिया की, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां से उड़ करके आ जाती है इंडिया. इंडिया में भरतपुर जो जिला है राजस्थान का बहुत गर्म रहता है, वहां चली जाती है. कुछ हरियाणा के सुल्तानपुर में चली जाती है, कुछ नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, मेघालय, नागालैंड की तरफ चली जाती है. और जैसे ही फिर गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर लौट के अपने साइबेरिया चली जाती है. समझ रहे हैं. आगे देखिए. Thus the adaptation of migration in Siberian crane is to escape the extremely cold winter condition in Siberia and survive by moving to warmer region. तो ये एडेप्टेशन ही तो है ना. अब देखो भाई, वहां की जो बर्ड्स है जैकेट तो नहीं पहन सकती, बर्ड्स तो जैकेट नहीं पहन सकती ना. वो तो घर नहीं बना सकते ऐसा जिसमें कि वो सुरक्षित रह सके, आग नहीं जला सकती. तो वो क्या करती है, माइग्रेट कर देती है, वहां से जगह ही छोड़ देती. अब खुद सोचो, यहाँ कंझावला एक ऐसा इलाका जहाँ पानी ही नहीं है, पीने का पानी ही नहीं है. कब तक रहोगे, सब लोग जगह छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं. ना कोई अनाज हो, अनाज तो खैर खरीद भी लोगों, पानी आए ही नहीं कहीं नहीं, तो कैसे जियोगे. हम लोग छोड़ के ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पानी है. पहले राजस्थान का जो इलाका रेगिस्तान का है, वहां पे सरस्वती नदी बहती थी जिसको घग्गर कहते हैं. ठीक है. सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ा है ना आप लोगों को, याद है ना. तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, सिंधु नदी के किनारे वहां पर पूरी जो सभ्यता बसी हुई थी, वहां पर पहले घग्गर नदी बहती थी, सरस्वती नदी, उसे सिंचाई होती थी, लोग जीते थे. लेकिन वो नदी सूख गई तो सब लोगों ने वो जगह छोड़ के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आ गए, जो लोग अभी रहते हैं. वही है ना. देखो अब एक बात और, हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल टू अ सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. अब ये भी सोचने वाली बात है, वो कोई ट्रेन या हवाई जहाज पर तो चढ़ के आते नहीं. तो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हर बार एक ही प्लेस पे लौट के कैसे आ जाते हैं, सोचने वाली बात है. देखिए, इट सीम्स दैट द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. उनके अंदर दिशाओं को समझने की, डायरेक्शन को समझने की सेंस होती है. उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो डायरेक्शन कभी भूले नहीं, उनको सब पता होता है कि किस डायरेक्शन में होना है. ठीक है. उसके बाद some migratory birds probably use landmark to guide them. लैंडमार्क याद कर लेते हैं. जैसे मैं बताऊं, यहाँ से बेटा अगर मान लो आपको बवाना जाना है तो हमारे दिमाग में यहाँ से चलेंगे तो कंझावला चौक आएगा, कंझावला चौक से आगे चलेंगे तो चोर की बावड़ी जो कहते हैं वो आएगा, फिर उसके आगे है ना क्या कहते हैं वो गौशाला आएगा. हम लोग याद रखते हैं ना, लैंडमार्क याद रखते हैं दिमाग में, तो वो जो जगह होती है उसी को लैंडमार्क कहते हैं. ठीक है. और वो भी जो बर्ड्स होती है, कोई माउंटेन को, कोई झील को अपने दिमाग में एक मैप बना लेती है और उसी को याद करके उसके पीछे पीछे चलते रहती है. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, तुझे आ रहा है भाई. Many migratory birds may be guided by the position of the sun during the day and by the position of star
एट नाइट टू रीच द सेम प्लेस। जो बर्ड्स होती है दिन में तो सूरज की पोजीशन को देखती है, सन का पोजीशन क्या है, और रात में तारों के पोजीशन को देख करके उड़ती है और पता लगा लेती है कि कहाँ जाना है और कहाँ आना है। हमारे पूर्वज जो थे उनके पास थोड़ी ऐसा कोई क्या कहते हैं वो, अरे जिसे मेरे दिमाग से नाम ही उतर गया उसका, कंपास। कंपास होता है ना जिससे हम दिशाओं का पता लगाते हैं, नॉर्थ और साउथ को केवल दिखाता है। तो उस समय ऐसा तो था नहीं, तो तारों को और सूरज के पोजीशन को देख के ही दिशा का पता लगाते थे वो लोग। ठीक है, चलिए। इवन मैमल्स, many type of fish and insect are known as migrate seasonally in search of favorable climate condition। और बर्ड ही नहीं, बहुत सारे मैमल या जानवर भी ऐसे होते हैं, ठीक है, इवन इंसान भी ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से फूड और शेल्टर मतलब खाने और घर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं। अब देखो ये गावड़ियों को चराने वाले एक जगह घास नहीं रहेगी तो दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वहां घास खत्म होगी तो अगले जगह जाकर के डेरा जमा देंगे। ऐसा ही तो करते हैं। अब देखिए, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब मैं अलग अलग जानवरों के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बियर के बारे में बता दिया था, भालू के बारे में, पेंगुइन तो हो गया था। अब सुनिए किसके बारे में बता। अब जो मैं बता रहा हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो इलाका होता है जो धरती का, मैंने कल की वीडियो में बताया भी था आप लोग को, जैसे मान लो कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है ना, ये जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो इसके बीचों बीच जो लाइन जाती है 0 डिग्री की, इसको विषुवत रेखा हिंदी में और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे का जो इलाका होता है, यहाँ पे हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, एंड ह्यूमिड मतलब कि बहुत अधिक मॉइस्चर होता है। बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि बहुत ही सघन जंगल होते हैं, ठीक है ना। अब खुद सोचो, ज्यादा सघन जंगल होंगे, डेंस फॉरेस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेनी टाइप ऑफ क्या मिलेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज मिलेंगी। तो मैं इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, धरती पे कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, आ रहा है समझ में। वीडियो इससे पहले वाला देखना, उसमें और अच्छे समझा रखा है, मैंने समझाया था ना। देखिए अब सुनो आप लोग, द एरिया ऑफ अर्थ नियर बोथ साइड, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो धरती का वो हिस्सा जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों में फैला है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हाँ, डेवलप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि जहां हम सालों भर गर्मी पड़ती है, सर्दी का मौसम कभी आता ही नहीं है। बात समझ में आ गई, सालों भर गर्मी, सालों भर बरसात, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दिन में, और रात में टेम्परेचर क्या होता है, रात में नहीं, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा ठंडे का भी मौसम हो तो 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता। समझ रहे हैं, और सबसे अधिक टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक तो होता ही होता है। यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहां पे गर्म और नमी वाला वातावरण रहता है, मॉइस्चर रहता है। समझ रहे ना, उमस समझते हैं ना, जैसे अभी 2-4 दिन से कैसे गर्मी भी पड़ रही है, उमस भी पड़ रहा है, घुटन सा हो रहा है, ऐसा वहां सालों भर रहता है। समझ रहे हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में
इन ट्रॉपिकल रीजन्स डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ दिन और रात का समय बराबर बराबर होता है। क्यों? क्योंकि धरती के बीचों बीच का हिस्सा होता है ये, ठीक है। An important feature of the tropical region of Earth is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in India, Southeast Asia, Central America, and Central Africa. In India, tropical rainforests are found in Western Ghat and Assam. देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां सालों भर वर्षा होती है, इसको वर्षा वन कहते हैं। जहां सालों भर वर्षा, कभी थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती, ठीक है। इसके पत्ते, इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनके पत्ते कभी भी नहीं गिरते, कभी पीले नहीं होते, हमेशा हरे रहते, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाईली फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट such as continuous warmth and rain, a large variety of plant and animals are found in tropical rainforest. यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा होती है, सालों भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत, मैंने वहां लिखा है ना, मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट, मतलब तरह तरह के, बहुत अनेकों प्रकार के जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो भी जानवर रहते हैं, हम लोगों ने पोलर इलाके का देख लिया था ना, जिसमें दो जानवर के बारे में किया था। किस किस जानवर के बारे में? पेंगुइन, ठीक है। अब हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उसके आसपास के इलाके में रहने वाले जानवरों के बारे में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं बिग कैट, बड़ी बिल्ली, जैसे कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। लेपर्ड मतलब कि क्या होता है? तेंदुआ, चीता और जैगुआर। 5 जो जानवर होते हैं इनको बिग कैट कहा जाता है। लॉयन, टाइगर, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, चीता और जैगुआर। जैगुआर केवल एक ही जगह पाया जाता है साउथ अमेरिका में। लॉयन 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो अफ्रीका में और दूसरा पूरे एशिया में केवल भारत के गिर में पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है। और टाइगर तो बहुत जगह पाया जाता है। अब देखो तो एक बिग कैट मतलब मैंने बता दिया बिग कैट कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो बिग कैट के अंदर एडॉप्टेशन क्या होता है, उसके पास ऐसा क्या होता है कि आसपास के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। पहला, द बिग कैट लाइक लॉयन, टाइगर हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। उनमें सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूर से ही सूंघ के पता लगा लेंगे कि कहाँ जानवर मरा हुआ है या कहाँ जानवर आ रहा है, शिकारी मेरा शिकार कहाँ आ रहा है, ताकि शिकार कर सके, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी, सेंसिटिव हियरिंग। इनके जो कान होते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं, उस पे बाल होते हैं, कान के अंदर है ना बहुत रोए होते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे कोई भी हवा का झोंका आएगा ना, थोड़ी भी आहट आएगी तो इनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इससे भी इनको पता चल जाता है कि इनका शिकार कहाँ है, क्या है। The yellow brown color of lion and the yellow brown color with black strip of tiger hide them, sorry, हाँ, help them to hide in the forest without being seen easily. अब शेर का ब्राउन कलर होता है ना बिल्कुल, और जो सवाना के घास है ना, अफ्रीका के जो घास के मैदान है वो भी एकदम ब्राउन ब्राउन कलर के हैं। तो शेर उसमें चलता है ना तो पता भी नहीं चल पाएगा ना कि शेर उसमें चल रहा है, ठीक है। तो शिकारी को दूर से दिखेगा नहीं कि घास में क्या छिपा है, और छिपते छिपते उसके नजदीक चले जाएंगे, और जैसे ही नजदीक ज्यादा आ जाएंगे तो उस पर हमला करके उसको मार देंगे, घात लगा के, जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं। टाइगर जो होता है उस पे ब्राउन कलर का, पीले पीले कलर का और काली काले कलर की धारियां होती है। टाइगर आपके पास होगा, पेड़ के साइड में झाड़ियों में छुपा होगा। कहावत भी है कि अगर आप जंगल में जा रहे हो ना, आपको शेर, आपने अगर बाघ को एक बार देखा, टाइगर को ठीक है, तो मान के चलो
कि टाइगर ने आपको 99 बार देखा है, 99 बार, समझ रहे हैं? वो ऐसा छुपा रहता है कि कोई उसको जल्दी नहीं देख पाता। जब उतने जंगल के जानवर जो हिरन वरन होते हैं वो तो पकड़ ही नहीं पाते, तो हम तो इंसान क्या देख पाएंगे? बात समझ रहे हैं? हम तो केवल आंखों से ही देख सकते हैं ना। और जो हिरन या डियर सब होती है वो क्या होता है कि अपने गंध से भी पहचान जाती है, स्मेल भी कर लेती है, उनके कानों में भी बाल होते हैं, ठीक है? तो वो छुपने में बहुत माहिर होते हैं। उसके साथ साथ द बिग कैट, लॉयन एंड टाइगर हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड विच इनेबल देम टू हैव अ कंट्रोल आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर प्रे। उनके आंख है ना, आंखों के सामने होते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल, ये जो खोपड़ी होती है ना उसके सामने बिल्कुल। इससे क्या होता है कि उनका शिकार कितनी दूरी पे है ये उनको पता चल जाता है, ठीक है? जैसे हम लोग भी अंदाजा लगा लेते हैं ना कोई चीज कितनी दूर होगा, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लगा लेते हैं कि 100 मीटर है या 200 मीटर है या 300 मीटर, कितनी दूरी पे कौन सा उनका शिकार है, पता चल जाता है उनको। याद कर लेना, जमीन खोद के डालूंगा आज तुम लोगों को, नहीं हुआ तो पता होगा ही तुम लोगों को। बाथरूम और पानी के अलावा भी कुछ किया करो, ठीक है? द बिग कैट एंड लायन और टाइगर कैन रन वेरी फास्ट, वो तेज दौड़ भी लेते हैं, तेज दौड़ने के चलते शिकार कर सकते हैं। तो ये सारी जो खासियत है उनके शरीर को मिली किस लिए? ताकि जहां वो रहते हैं वहां उनको खाना मिल सके। मान लो हमारे आपके जैसा इंसान रहे जंगल में, उसको कुछ आता ही नहीं है, अब हिरन को कैसे मारना है, बुड़का थोड़ी भर दोगे शिकार करने का? हमारे आदि मानव जो थे ना, जो अर्ली मैन थे, वो शिकार हमेशा नहीं करते थे। पता है कैसे जीते थे? अधिकतर बार, बहुत कम ही बार शिकार कर पाते थे। जो भी जंगल के जानवर होते थे ना, जैसे बाघ, शेर ने किसी का शिकार कर लिया तो मार देता है ना, तो एक ही बार नहीं खाता। तो हम लोग स्कैवेंजर थे, मतलब कि जो शेर ने मार दिया ना तो वो जैसे छोड़ के चला गया तो फिर वही लेकर के हम लोग खा लेते थे। ऐसे हम लोग ज्यादा अपने आप को सरवाइव करा पाए, मैंने जिंदा रह पाए, समझ रहे हैं? The big cat have long, strong and sharp claws in their front legs to catch them prey. उनके ना नाखून होते हैं। एक तो पहले क्या होता है ना कि जो उनके ये जो क्या कहते हैं, पैड होते हैं ना उनके पाँव का, जो ये पंजा, वो गद्देदार होता है, ठीक है? गद्देदार पाँव होने से फायदा क्या होता है पता है? जैसे किसी भी घास पे जब पाँव फैलेगा ना तो वो ऐसे पड़ते गद्दा फैल जाता है, फिर ऐसे पड़ा वो फैल जाएगा। तो किसी जैसे धीरे धीरे चलेगा ना तो सामने आपके बगल से गुजर जाएगा, आपको आहट भी नहीं मिलेगी उसकी, ठीक है ना? ये उसके अंदर होता है। साथ में उनके नाखून अंदर घुसे रहते हैं, ये जो पंजे होते हैं ना ऐसे फैले हुए, उनके अंदर होते हैं। और जैसे ही वो ऐसे खोलते हैं सारे ना, खंजर की तरह, चक्कू की तरह 10 के 10 नाखून निकल जाएंगे, और जब शिकार को पकड़ते तो चीर दे। अगर बड़ा जो शेर होता है ना, एक पंजा आपको ऐसे मार दे, मतलब पता है क्या है? अंदर से बाहर तक पूरा चीर के निकाल देगा आपको, इतने उसके पंजे में ताकत होता है। हम लोग दोनों हाथ ऐसे लेंगे ना तो बड़ा जो शेर होता है दोनों हाथों पे उसका एक पंजा आएगा, इतना बड़ा होता है, छोटा मोटा मत समझ लीजिएगा। तो लॉयन और टाइगर का तो देख लिए, अब चलो एलिफेंट का भी देख लेते हैं। एलिफेंट के अंदर ऐसा क्या है कि जी पाता है वो, है ना? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन इन एलिफेंट इज इट्स टस्क। उसकी जो सूंड होती है ना, जो टस्क जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा एडेप्टेशन है उसके अंदर। उसी के द्वारा वो कोई चीज को पकड़ सकता है, तोड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ उसी से होता है उसका। उसमें 10,000 मसल होते हैं, मांस के छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं 10,000, वो अपने सूंड से कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना? किसी भी तरह की एक्टिविटी कर सकता है, समझ लीजिए। दूसरा, another good adaptation of the elephant are its tusk. Tusks are very big and long pointed teeth which come out from the closed mouth. Tusk, हाथी के जो दांत होते हैं ना, दो लंबे लंबे जो व्हाइट कलर वाले, उसको टस्क कहा जाता है। टस्क का काम क्या है? जैसे पेड़ को खुरचना, उसकी छाल निकालनी हो, ठीक है? या जब दो हाथी लड़ते हैं तो वो, या कोई शिकारी आ गया तो उसको मार करके मार सकता है, ये सब उसका मेन काम है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। खाने वाले दांत अंदर होते हैं, ये दिखाने वाले दांत होते हैं जो बाहर होते हैं,
ठीक है ना। ये बेटा जो हाथी के दांत हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि आइवरी के बने होते हैं। जो व्हाइट होता है ना, व्हाइट कलर का जो दांत होता है आइवरी का बना होता है, वो एक हार्ड मटेरियल होता है और हाथी का दांत बहुत कीमती होता है। ठीक है। द एलिफेंट हैज लार्ज ईयर्स। कोई बच्चा बता सकता है हाथी के बड़े बड़े कान किस काम में आते हैं? पता है किसी को? किसके लिए? सुनने के लिए? नहीं नहीं, हाथी की देखने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, सूंघने की क्षमता बहुत है। हाथी के इतने बड़े कान इसलिए होते हैं ना ताकि वो अपने शरीर को ठंडा रख सके। वो जब भी कान हिलाता है इसका मतलब उसको गर्मी लग रही है, समझ रहे हैं ना, इसलिए करता है। हाथी के कान होते हैं उसको ठंडा रखने के लिए होते हैं। आगे देखिए, एन एलिफेंट इज वेरी हैवी। एलिफेंट तो बहुत भारी होता है। ठीक है। द एलिफेंट इज एडेप्टेड सपोर्ट इट्स ग्रेट वेट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट ग्राउंड। अब ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या होता है कि हाइट भी बहुत बड़ी होती है, मतलब कहीं भी पानी में चला जाएगा नदी में तो वो डूबेगा नहीं। और पता है आपको एक बात का, हाथी है ना, धरती पे बहुत कम ही ऐसे जानवर है जो उसके जैसा तैर सके। हाथी बहुत अच्छा तैरता है, पानी में जाएगा ना गुलाटियां मार देगा इस तरह, इतना बड़ा हाथी ऐसे पूरी गुलाटियां मार जाता है वो, मैंने देखा है। समझ रहे हैं? तो हाथी बहुत अच्छा स्विमर भी होता है। ये मत सोचिए कि हाथी बड़ा होता है तो चल के निकल जाएगा पानी में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो तैरता भी बहुत अच्छा है। अब रेड आइड फ्रॉग, ऐसा मेढक जिसकी आंखें लाल कलर की हों, वो क्या करता है? देखो सौम्या जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेड आई वाला फ्रॉग, दिखा ना, आईज रेड है इसकी। देखो ये क्या करता है, इसके जो पैड्स होते हैं ना, जो नीचे के पाँव के जो पंजे होते हैं, जो ये जो क्लॉ होती है ये, तो ये स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा सा। ठीक है। इसका क्या फायदा मिलता है? ऑन इट्स फीट which help it to climb easily on the trees। फ्रॉग, मेढक, लाल आंखों वाला मेढक, इसके जो पाँव के जो पंजे होते हैं ना वो चिपचिपे होते हैं, जिससे कि वो पेड़ पे ऐसे करके पकड़ पकड़ के चलता है ताकि चढ़ सके पेड़ पे और कीड़े उड़े खा सके। द बिग एंड bulging bright red eyes of this frog are an adaptation for protection। इसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इसके बचाव के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। अब खुद सोचो, जो बड़ी आंख है लाल कलर की, इसको बचाती कैसे है? ये भी सोचने वाली बात है, क्या खासियत है? तो देखो, if the predator wake up the sleeping red-eyed frog during daytime, its big and bright red eyes pop open suddenly. The sudden opening of big and bright red eyes frighten the predator for a while, and the frog get time to jump to a safe। अभी दिन में जब सोता है ना तो आंख तो बंद रहेगी फ्रॉग की, जैसे ही इसको लगेगा ना कोई नजदीक आ रहा है, टक से आंख खुलेगी, और जैसे ही उसकी पलक निकली ना, इतना बड़ा बड़ा आंख उसका जो बड़े साइज का सामने दिखेगा। तो जो भी उसको मारने आता है ना शिकारी, अरे भाई ये क्या चीज है, तो फिर घबरा जाएगा ना आदमी अचानक से। और जब तक वो प्रेडिएटर या सांप हो गया या जो छिपकली है, जब तक वो घबरा के पीछे हटेगी तब तक ये छलांग लगा के भाग जाता है। समझ रहे? अब ऐसा नहीं कि इनकी आंखों से कोई रॉकेट लॉन्चर है और गोलियां निकलती है, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखिए, द बिग, ये हो गया। द ग्रीन कलर ऑफ रेड आइड फ्रॉग हेल्प इन टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज, ओके, अननोटिस बाय इट्स प्रे। हरा कलर जो होता है इस मेढक का, वो क्या करता है? बड़ा नींद आ रहा है बेटे तुम लोगों को, बोरियत की बोरियों, सारे निकम्मे हैं कामचोर। देखिए, अब मान लो हरे कलर का मेढक है, पेड़ पे चढ़ता है और पेड़ के पत्तों का कलर भी हरा है, प्लांट्स के लीव्स का कलर भी हरा है, तो दोनों घुल मिल जाते हैं, तो शिकारी को पता ही नहीं चलता है कि वहां पर कोई जानवर है जिसको मारते। समझ रहे? ये फायदा है। रेड आइड फ्रॉग हैव वेरी गुड आई साइट, ये देखने की इसकी आई साइट भी बहुत अच्छी होती है, दूर से ही देख लेता है कि किसको खाना है और किससे मुझे बच के जाना है, दोनों चीज का पता लगा लेता है। रेड आइड फ्रॉग इज अ कार्निवोर एंड इट
एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट एज फूड। ये कार्निवोर होता है, मतलब केवल मांस खाता है, तो कोई भी तरह के कीड़े मकोड़ों को पकड़ के खा जाता है। अब देखिए ट्यूकॉन मतलब एक पक्षी होता है बड़े चोंच वाला। देखो दिखा, मैं दिखाऊंगा समय में, दिख रहा है ना, देखा होगा आप लोगों ने टीवी में, ये रहा समय दिखा। An example of the animal which is adapted to get food from the fruits attached at the end of even very thin branches is टिकॉन। टिकॉन बर्ड क्या होता है कि अगर इसमें फल है ना, पेड़ के लास्ट छोर पे पतली से पतली डंडियों पे भी लगे तो वहां तक भी जा करके उसको तोड़ के खा सकता है, ये इसकी खासियत होती है। अब देखो क्या, टुकन हैज अ लॉन्ग एंड लार्ज बिक, इसमें लंबी और बड़ी इसकी चोंच होती है। इसका क्या फायदा है कि लॉन्ग एंड लार्ज बिक इज एन टुकन very thin branches of tree, sorry, adaptation in toucan for getting the otherwise unreachable fruits at the end of the very thin। इसमें लार्ज और बड़ी चोंच से क्या होता है ना, माने कि डाली मोटी डाली पे बैठा है और कोने पर भी फल है तो चोंच से है ना उसको पकड़ के खींच लेता है ना, खा लेता है। द फीट ऑफ toucan आर adapted फॉर grasping द branches ऑफ trees firmly। ग्रेस्पिंग मतलब कि जकड़ना, फिरमली मतलब सख्ती से, मतलब कि मजबूती से, ठीक है। इसकी जो पंजे बने होते हैं ऐसे है ना कि कोई भी पतली से पतली डंडी को कस के पकड़ सकता है और ऐसा पकड़ेगा कि स्लाइड नहीं करे, गिरेगा नहीं कभी भी, समझ रहे हो। Toucan has the ability to change the color of its feather in order to blend with the surrounding। ये अपने बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है, अपने आसपास के हिसाब से बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है। 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, वही पे 2 मिनट बैठ जाओ। अब मंकी के अंदर देख लेते हैं हम लोग, मंकी भैया क्या करते हैं। मंकी आर एक्सपर्ट क्लाइंबर, वो कहीं भी चढ़ जाता है आसानी से, है ना। उसके बाद monkeys have long and strong grasping trail which they use for grasping branches of trees। हाथों से पकड़ के चढ़ ही जाता है, उसकी पूंछ भी होती है ना, पूंछ को भी लपेट लेता है पेड़ों में, एक डाली से दूसरी डाली पे छलांगे लगा देता है। तो लंबी पूंछ और साथ ही साथ अच्छा क्लाइंबर होता है, चढ़ने वाला होता है पेड़ों पे। मंकीज है वेरी गुड आई साइट, इनकी आंख भी बहुत तेज होती है ना। जैसे सरदार दीदी के दुकान पे नीचे बनाना रखा होता है ना, तो वह झांक करके देख लेता है और वही हाथ लटका देता है ऐसे, और ये लोग दे देते हुए ले लेता है। उनको पता चल जाता है कि कौन सा केला है और कौन सा आम है, सब पता है उसको। इन द rainforest habitat, monkeys eat fruit, seed, leaves, roots and insect as food। रेन फॉरेस्ट में मैंने बताया था ना कहाँ होती है, इक्वेटर या विषुवत रेखा की उत्तर और दक्षिण में। तो वहां पर जो मंकी पाए जाते हैं, जहां रहने वाले जो मंकी होते हैं, फल बीज ये सारी चीज और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। मकाऊ एक बंदर होता है, ये देखिए कैसा होता है, दिख रहा है मकाऊ, दिख रहा है ना। हाँ हाँ दाढ़ी है बेटे। प्रदीप नहीं ने बोलते एक बार जितने मकाऊ है सबका सेविंग करके आया। ये देखो क्या होता है ना कि जैसा जैसा जगह होता है उसी के हिसाब से जानवरों के शरीर का भी एडेप्टेशन होता है। अब क्यों, इसमें क्या शरीर में होता है ये देख लीजिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ लॉयन टेल्ड मकाओ इज इट्स सिल्वर व्हाइट मेन। बट ये जो होता है ना, ये अयाल कहते हैं शेर का, और ये मकाओ का जो ऊपर से लेकर के दाढ़ी जो होता है इसको क्या कहते हैं, मेन, MANE। सिल्वर कलर का होता है, एकदम चांदी के कलर का होगा, और इनकी जो पूंछ होती है ना सुनहले कलर की होती है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से पाया जाता है। देखो लॉयन टेल्ड मकाओ इज ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप। इसको ऐसा बंदर भी कहते हैं जिसकी दाढ़ी वाला बंदर, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में क्या है, ये वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में पाया जाता है भारत में, है ना। द लॉयन टेल्ड मकाओ इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हाई अप इन ट्रीज। ये अच्छा क्लाइंबर होता है और अपने जीवन का अधिकतर समय पेड़ की ऊंची डालियों पे बिताता है।
द लॉयन टेल्ड मकाओ हैज वेरी गुड आई साइट विच हेल्प इट इन लीपिंग बिटवीन द ब्रांचेस। इनकी आंखें भी बहुत तेज होती है, जिससे कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर डाली पे जाने में सही अंदाजा लगा लेता है कि छलांग कितनी बड़ी लगानी है। मानो सौम्या जी कि यहाँ से आपके घर पे कोई मकाऊ छलांग लगा दे और बीच में अंदाजा नहीं लगाया और मुद्दा गिर जाए तो टेम बोल जाएगा ना, तो सही अंदाजा जरूरी है ना। द लॉयन टेल्ड मकाऊ फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। और मकाऊ जो बंदर है नमकीन चावल नहीं खाता, केवल फ्रूट्स खाता है। समझ में? तो ये चैप्टर आप लोग का पूरा खत्म हो गया आप लोग का। ठीक है, 3 पार्ट में बना है, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा।